दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है, जबकि बाज़ार में गिरावट का माहौल था। तो इसके पीछे वजह है कि सिटी ग्रुप ने इसको लेकर अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया काफ़ी शानदार कर सकता है, गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। वैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि अमेरिका की जो कंपनी है, वो कंपनी इसमें प्रमोटर के तौर पे आना चाहती है। और सरकार से इसके लिए इन्होंने एक श्योरिटी माँगी है, सरकार किसी प्रकार की राहत दे देती है और पूरा वन टाइम सेटलमेंट करती है, तो वो कंपनी प्रमोटर के तौर पे आएगी, जिससे एक पूरा माहौल बदल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आने वाला है, डेट आ चुकी है और इसके बीच में इसका प्रीव्यू हमारे सामने आ चुका है। जेएम फाइनेंशियल का क्या कहना है, कैसा रिज़ल्ट रह सकता है, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात हो, 9.61 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.67% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का माहौल था। सेंसेक्स में लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही बेहतर हमने तेजी देखी है। अब गौर करने वाली बात है कि गुरुवार की क्लोजिंग 9.27 पर थी और वहीं पर फ्राइडे को शुरुआत की बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद में 9.20 का इंट्राडे में लो भी बना। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखा देगा, लेकिन वहां से जो खरीदारी शुरू हुई जिसकी वजह से इसने 9.73 का जबरदस्त हाई बनाए, काफी बेहतर किया। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 10.08% के आसपास की काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से भी 4.68% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 43.01% की ज़बरदस्त तेजी बनी है और पिछले 6 महीनों में 38.87% की इसने शानदार तेजी बताई है। 9 मंथ के हिसाब से तेजी फिर लिमिटेड हो गई, सिर्फ 1.08% 48% की तेजी है। यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट 5-6 महीनों के अंदर है, उसको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला है, काफ़ी तेज़ी से इसने दौड़ लगाई है। वैसे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 1 साल के हिसाब से ज़रूर यहाँ पे 19.38% के आसपास की तेज़ी बनी है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 30.61% के आसपास की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। 3 ईयर के हिसाब से अगेन फिर से 15.09% के आसपास की तेज़ी बनी है, तो 4 ईयर के हिसाब से 1.94% स्टॉक डाउन देखने को मिला और 5 ईयर के हिसाब से 10.46% के आसपास की तेज़ी बनी है। ओवरऑल जो भी इसमें आप देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको नुकसान ही हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे देखिए ये एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल रखी गई है अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर। कंपनी अपने Q2 को वहाँ पे डिस्कस करेगी उनके साथ में। तो मंगलवार 11 नवंबर को देख सकते हो कि 2025 ढाई बजे दोपहर को कंपनी की इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कंपनी अपना जो पूरा रिजल्ट है उसको अपने इन्वेस्टर के साथ रखेगी। जो भी कंपनी की अचीवमेंट है या फिर कोई कमजोरी है, आगे की रणनीति, वो सारी डिस्कस करेगी। हम देख सकते हो कि कंपनी की जो क्वार्टर 2 के लिए डेट का ऐलान हुआ वो है मंडे 10 नवंबर 2025। तो कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के लिए डेट दे चुकी है और एक दिन के बाद यहाँ पे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में बातचीत होगी रिजल्ट को लेकर। वो दूसरे दिन डिस्कस करेंगे 11 नवंबर को, मंगलवार को। अब इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने यहाँ पे अपना एस्टीमेट लगाया। तो वोडाफोन आइडिया का जो नेट लॉस है वो 6,823.5 करोड़ के आसपास रह सकता है, ऐसी उम्मीद जेएम फाइनेंशियल को है। तो पिछले एक साल पहले ये 7,175.9 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये है कि लॉस कम हो सकता है इस बार। वैसे जून क्वार्टर में 6,608.1 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस इस बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर जेम फाइनेंशियल की बात सच होती है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो कम होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस भी बढ़ सकता है। बात रेवेन्यू की करें तो उसमें 1.7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो 11,115 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले एक साल पहले 10,932.2 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे हल्का सा रिवेन्यू बढ़ सकता है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी 0.8% के आसपास की वृद्धि देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर में
11,000 22.5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। यानी रेवेन्यू इस बार बढ़ सकता है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें। अब यहाँ पे बड़ा फ़र्क आ रहा है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें, यानी एआरपीयू की, तो वो एस्टीमेट जो लगाया गया है, वो 167 रुपीज़ पर कस्टमर रह सकता है Q2 के दरमियान, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 7% की जंप देखने को मिल सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.2% की जंप देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे वजह है कंपनी के सब्सक्राइबर में वृद्धि। इस बार काफ़ी समय के बाद, काफ़ी महीनों के बाद वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर थोड़े से बड़े हैं, एक बड़ी राहत मिली है। जो लगातार गिरावट का सिलसिला था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इस बार संभावना पॉजिटिव बन सकती है और नेट सब्सक्राइबर जो लॉस है वो 0.5 मिलियन के आसपास रहा इस बार। अब यहाँ पे कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो वो 11% की जंप के साथ क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे 4,660.9 करोड़ के आसपास रह सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो एजीआर बकाया इस समय देखे कंपनी पे वो 83,400 करोड़ के आसपास है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल कंपनी पे आप देख लो कि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का इस समय कर्जा है और सरकार चाहती है कि कोई राहत दी जाए। और टीजीएस ग्रुप जो है, आप देख सकते हो कि जो टीजीएस ग्रुप है अमेरिका का, वो इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी यूके की कंपनी अगर अपनी हिस्सेदारी देते हैं तो ये कंपनी प्रमोटर के तौर पे आएगी, नया पैसा लगाएगी और कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। उनके अनुभव का इस्तेमाल हो सकता है, उनके पास काफ़ी सारा अनुभव है। तो देख सकते हो कि हाल में जो तेजी की सबसे बड़ी वजह जो बनी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने कंपनी को एडजस्टेड ग्रस्त यानी एजीआर बकाया के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दे दी है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। बाजार में ये संकेत गया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में राहत मिल सकती है। मार्च 2025 में कंपनी की कुल एजीआर देनकारी जो देनदारी है वो 83,500 करोड़ के आसपास है और जिसमें 9,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बकाया भी शामिल है। कोर्ट के फैसले से उम्मीद जगी है कि ये राशि कुछ हद तक घट सकती है और कंपनी का जो वित्तीय बोझ है उसमें कमी आ सकती है। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी सरकार कोई भी फैसला ले सकती है वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक समय वोडाफोन आइडिया का शेयर 5 रुपए के आसपास आ गया था। अब आप देखें उसने फिर से रफ्तार पकड़ी और 10 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी धीरे-धीरे अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार कर रही है। कंपनी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश बढ़ाने की तरफ फोकस कर रही है, नए टैरिफ प्लान लॉन्च कर रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि वोडाफोन आइडिया मैदान से हटी नहीं है, बल्कि फिर से अपनी जो पोजीशन है उसको हासिल करने की कोशिश करी है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा और अब हम क्वार्टर 2 की तरफ जा रहे हैं, क्वार्टर 2 का इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि क्वार्टर 2 बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।